हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम देखेंगे थ्योरी बिफोर एक्सरसाइज 7.3 और ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 16 है ना, जो इंडिपेंडेंस वाला जो वर्ड है यहाँ पर, ये जो है ना, ये इंडिपेंडेंस वाला ये जो वर्ड है, इससे रिलेटेड जो चार पार्ट है इनको एकदम डिटेल में देखेंगे क्योंकि इनकी ज़रूरत आगे भी पड़ेगी, मिसलेनियस एक्सरसाइज तक इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है। अरेंजमेंट होता है। आज के लेक्चर में हम वैसे जो एनपीआर का एक फॉर्मूला होता है ना वो भी देखेंगे, और रिपीटिशन अलाउड होगा या नहीं होगा वो भी देखेंगे डिटेल में। लाइक जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, अलाइक ऑब्जेक्ट जिनको हम बोलते हैं, या फिर सेम या आइडेंटिकल, उनके बारे में भी देखेंगे, और एग्जाम्पल तो ये देखेंगे। तो परम्यूटेशंस का मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मतलब नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, मतलब चीज़ों को हमें अरेंज करना है। कि ए, जैसे समझो कि दो दो दोस्त है, ए यहाँ बैठ गया, बी यहाँ बैठ गया, तो उनको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बी यहाँ बैठ जाए, ए यहाँ पे बैठ जाए, है ना। तो ऐसे सारी चीज़ें देखेंगे, दो के बारे में नहीं, हम बहुत सारे देखेंगे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम ऐसे पार्ट वाइज डिवाइड कर लेंगे। मेनली मैं यहाँ पर आपको 3 इम्पोर्टेंट थ्योरम्स बताऊंगा, लेकिन अपने तरीके से उनको डील करेंगे और एकदम सिस्टमेटिक वे में करेंगे। तो तीनों को आपको एज ए कंपेरिजन में देखना है कि एक की डेफिनेशन में, मतलब एक की सिचुएशन में और दूसरी की सिचुएशन में और तीसरे की सिचुएशन में क्या क्या अंतर है। तो उनकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग उनमें फिर हम डेरिवेशन भी करेंगे, और उसी लैंग्वेज को आपको पकड़ते हुए क्वेश्चन से डील करना है। ठीक है, 3 अलग अलग इंपॉर्टेंट केसेस हम देखेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट केस पर आते हैं हम। तो इसके अंदर है, इसका पहले मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, फिर हम उसका डेरिवेशन करेंगे और फिर एक फॉर्मूला तैयार कर लेंगे। फिर जितने चाहे उतने हम क्वेश्चंस करते रहेंगे। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख देता हूँ। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, यहाँ पर आप, मैं जो 3 केसेस बताऊंगा उनकी डेफिनेशन का जो फ्लो होगा ना वो सेम होगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि अलग अलग आपको फ्लो मिलेगा। जैसी चीज़ें यहाँ पर मैं लिखूंगा, अगले वाले में उसी स्थान पर मैं चेंज करके दूसरा वाला केस ले लूँगा। तो फर्स्ट केस में है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अरेंजमेंट्स का मतलब परम्यूटेशंस, मतलब जचाने की उनकी संख्या क्या होगी। ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट्स के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन लिखता हूँ कि ऑल आर डिफरेंट। ठीक है, मतलब सभी के सभी क्या है, अलग अलग है। फिर आगे हम कंटिन्यू करते तो एट आर प्लेसेस, और यहाँ पर एक चीज़ और जोड़ूंगा जो कि अगले वाले केस में बदल जाएगी। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि रिपीटिशन इज अलाउड, और उससे अगले वाले केस में ले लूँगा रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, तो अब इस केस को हम समझते हैं कि इसमें हम क्या फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो भाई, कितने प्लेसेस है, आर प्लेस है, मतलब ऐसा समझो कि आर सीट ऐसे लाइन में लगी हुई है। यहाँ पर ये फर्स्ट सीट, फिर दूसरे वाले स्थान पर ये सेकंड सीट लग गई, यहाँ पर ये थर्ड सीट लग गई। ऐसे करते करते लास्ट में कौन सी सीट लगी, आरथ सीट लगी, मतलब जैसे हम समझो कि 10 है तो 10th हो गई वो, है ना। तो ऐसे आरथ सीट लग गई। अब अपने पास में ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, एन ऑब्जेक्ट्स है, और सबके सब अलग अलग है ना। सबके सब ऐसा समझ लो कि इंसान ही है, तो इंसान तो सब अलग अलग होंगे। हम ऐसे अल्फ़ाबेट्स पे नहीं जाएंगे, जैसे होता ना बनाना की स्पेलिंग होती है, उसमें एन 2 बार आ जाते हैं, तो वो उनको बोलते हैं सेम होना। और जैसे इंसानों की बात करें तो सब अलग अलग होते हैं। तो आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर आर सीट लगी हुई है, और आप एन लोगों को, है ना, एन इंसानों को लाके यहाँ पर बिठा रहे हो, क्योंकि वो सब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस स्थान को अगर हम भरें तो क्या होगा, यहाँ पर हम कितने तरीके से इस सीट को भर सकते हैं पहले वाले, है ना। तो अभी तक हमने ये जो एन लोग हैं उनमें से किसी को भी नहीं बिठाया है, तो यहाँ पर हम किसी को भी बिठा सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर इस जगह को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे, एन हो जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ वेज, है ना, तरीकों की संख्या। अब देखो दोस्तों, रिपीटिशन अलाउड है, तो इंसानों वाला जो एग्जाम्पल है ना वो तो यहाँ पे सूट होगा नहीं। आप कोई वैसे ही ले सकते हो, कोई वर्ड ही ले सकते हो स्पेलिंग टाइप का। तो रिपीटिशन अलाउड है, तो जो बंदा यहाँ पर आके बैठ गया वो यहाँ पर भी आ सकता है दोबारा। तो तरीकों की संख्या कम नहीं होगी ना। इसको सबसे बेस्ट है कि आप किसी स्पेलिंग के जरिए समझ लो, कोई भी स्पेलिंग ले लो। जैसे ले लो कि कैंप ना, CAMP, तो ये चारों क्या है, अलग अलग है। और अब रिपीटेशन भी कर सकते हैं, यहाँ सी आ गया तो यहाँ पर भी सी आ सकता है। तो यहाँ पर n तरीके थे तो यहाँ पर भी n तरीके ही होंगे। ये सेम टू सेम क्यों चला जा रहा है,
क्योंकि रिपीटिशन इज अलाउड। इस रिपीटिशन अलाउ होने का फ़र्क यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, फिर इसका फ़र्क हमें आगे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी कितने तरीके आएंगे, n तरीके आएंगे, फिर n तरीके आएंगे, ऐसे करते करते लास्ट में भी n तरीके आएंगे। सेम टू सेम क्यों बन रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, रिपीटिशन अलाउड है इसलिए। अच्छा, अब हम इन तरीकों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई ही क्यों करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन में मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं, एडिशन तो अभी तक एडिशन का तो कोई आया ही नहीं एग्जाम्पल। मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि हमें आर प्लेसेस को सबको फिल करना है ना, मतलब हर एक प्लेस को फिल किए बिना अपना काम पूरा नहीं होगा। तो जब हर स्टेप ज़रूरी हो तब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो गए नंबर ऑफ वेज। तो अब मैं बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स एट एट आर प्लेसेस, जब रिपीटेशन क्या हो, अलाउड हो, तो इसके तरीकों की संख्या क्या आ जाएगी, n इंटू एन इंटू एन इंटू ऐसे करते करते n। ये n n n n कितनी बार आया, r टाइम्स। कितनी बार आए, r टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितने खाने हैं, r है, तो ये n बार आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया, n को जब आप r बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, n रेज़ टू पावर r बन जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है किस चीज़ का, n ऑब्जेक्ट्स को r प्लेसेस पर बिठाने का, जब रिपीटेशन क्या हो, अलाउड हो। अब इसका हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल देखो इसका कैसे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कैंप वाला, CAMP। तो कैंप वाले में देखो इसके जो वर्ड्स है, जो लेटर्स है, इनको हमें कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल ले लेता हूँ। समझो कि हमें इनको 4 स्थानों पर, 4 लोग तो है ही, तो इन्हें हमें 4 स्थानों पर जचाना है। या फिर समझो एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, उसमें हम इनको 3 स्थानों पर जचा के दिखा देंगे। मतलब मैं किसको बदल रहा हूँ, कैंप में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, मतलब लेटर कितने हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स हो गए, एन की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। आर प्लेसेस, यहाँ पर मैं 4 प्लेसेस ले रहा हूँ, 4 प्लेसेस, यहाँ पर मैं 3 प्लेसेस ले रहा हूँ। फिलहाल अब आप इसमें बताइए कि यहाँ पर कितने तरीके से, और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ कि जो रिपीटिशन है इज अलाउड, रिपीटिशन अलाउड है। तो अब बताओ आप यहाँ पर कितने कितने तरीक़ों से बना सकते हो। देखो भाई, रिपीटिशन अलाउड है तो यहाँ पर कौन आ सकता है, इन चारों में से यहाँ पर कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसके तरीके क्या हो गए, 4 हो गए। फिर इस दूसरे स्थान को भरने के तरीके क्या होंगे, रिपीटिशन अलाउड है तो जो बंदा यहाँ आ गया वो यहाँ पर भी आ सकता है, तो फिर से क्या तरीके हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फिर अगले वाले में भी 4 हो जाएंगे, उससे अगले वाले में भी 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको क्या कर लेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू ऐसा बन गया। तो ये क्या हो गए, नंबर ऑफ वेज। कितने हो गए ये, 4 की पावर 4 हो गई। तो 4 की पावर 4 कितना होगा, 256 हो गया। चलो इसके अंदर बताओ इसमें कितने होंगे। रिपीटिशन अलाउड है तो पहले स्थान को भरने के तरीके 4 तो होंगे ही होंगे, अगले वाले के भी 4 होंगे। यहाँ पर दूसरे स्थान पर हमें रिपीटिशन का फ़र्क देखने को मिलता है, फिर उससे अगले वाले में भी 4 होंगे। तो फिर से हम इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, है ना। तो क्या बन गए, ये क्या है, नंबर ऑफ वेज है, मतलब 4 का 3 बार आ गया ना, तो 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना होगा, 64। तो आपको फ़र्क दिख रहा है। आप चाहो तो ये फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, n की पावर r। n क्या है, जो अवेलेबल है वो, और r क्या है, जो पावर में चला गया ना, वो क्या है, स्थानों की संख्या। जैसे यहाँ पे 4 है तो ये 4 ऊपर आ गया, यहाँ पर 3 जगह है तो ये 3 ऊपर आ गया। ठीक है, तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं आपको बोलता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि आप फॉर्मूले पर ना जाए, आप ऐसे बेसिक से करें। दोस्तों अब देखते हैं केस नंबर 2। टाइम बचाने के लिए मैंने थोड़ा सा पहले से लिख के तैयार कर रखा है। अब देखो इसमें मैंने बोला है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। पिछले वाले में भी इतना तो सेम ही था, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। फिर आगे था ऑल आर डिफरेंट एट आर प्लेसेस। यहाँ पर क्या है, ऑल आर डिफरेंट एट आर प्लेसेस, मतलब यहाँ तक सेम टू सेम है। इस ब्रैकेट में लिखा है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और इधर की तरफ इस ब्रैकेट में क्या लिखा है, रिपीटेशन इज अलाउड। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ गया। यहाँ पर तो सेम टू सेम रिपीटेशन अलाउड होने के कारण क्या था, एन फिर एन फिर एन फिर एन, मतलब एन ही एन चले जा रहे थे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते टाइम भी एन एन आ गए थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला। तो यहाँ पर चलो बनाते हैं, तरीकों की संख्या क्या होगी, नंबर ऑफ वेज, या नंबर ऑफ वेज को सबसे बढ़िया हम यहाँ पे बोल ही रहे हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो इन लोगों को हमें यहाँ पे जचाना है। तो सबसे पहले अभी किसी को भी हमने फिल नहीं किया, तो हम एन मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स को उठा के लाएंगे
और यहाँ पर हम किसी को भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर किसी के भी आने की संभावना है, मतलब n में से कोई भी आ सकता है। अब यहाँ पर क्या बोला है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो जो बंदा यहाँ पर आ गया वो आगे नहीं आ सकता, तो अगले वाले स्थान पर कितने आ सकते हैं, उसमें से एक कम हो जाएगा, n-1 लोगों में से कोई भी आ सकता है। उससे अगले वाले में अब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फिर एक कम हो जाएगा, n-2 हो जाएगा। ये पहले स्थान पर तो देखो यहाँ पर भी n था और यहाँ पर भी क्या है, n है, लेकिन दूसरे स्थानों पर हमें फर्क दिखाई दे रहा है। यहाँ पर n सब बरकरार है, सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर कम होते चले गए। यहाँ पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, इसकी वजह से यहाँ पर ऐसे कम होते चले जाएंगे। तो सबसे लास्ट वाले में देखो क्या आएगा। अब ये समझना थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी हो सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है तो n में से कुछ भी माइनस नहीं हुआ, फिर यहाँ पे सेकंड है तो n में से एक नंबर माइनस हो गया, यहाँ पे ये थर्ड जगह है, ये तीसरी सीट है तो n में से 2 माइनस हो गया। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि थर्ड के लिए आप 2 माइनस कर रहे हो, 2 के लिए आप 1 माइनस कर रहे हो, चौथी सीट के लिए मतलब 4 नंबर के लिए आप 3 माइनस करोगे, तो आरत के लिए क्या माइनस करोगे, सेम टू सेम आर तो माइनस नहीं करोगे ना। तो दूसरे तरीकों में आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे तीसरा, तो इसको आप ऐसे समझ लो कि n में से 3 माइनस कर लो, लेकिन यहाँ तो 2 है तो फिर प्लस 1 जोड़ दो, तो आरत में क्या हो जाएगा, n में से आप r माइनस कर लो फिर 1 जोड़ दो, ठीक है ना। तो ऐसे बन जाएंगे ये तरीके। अब पहली जगह के, दूसरी जगह के, इन सब के तरीकों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर फिर से क्या बन गया, ये इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई, अगला क्या है n-1 मल्टीप्लाई बाई, उससे अगला क्या है n-2, ऐसे करते करते मल्टीप्लाई बाई, लास्ट वाला क्या आएगा, ये आ जाएगा n-r+1, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये जो फॉर्मूला है, पहला वाला फॉर्मूला तो फिर भी याद करने में आसान था, n⁻r, n यहाँ पे ऑप्शंस थे और r यहाँ पे जो सीट्स है उनकी संख्या थी। लेकिन यहाँ पर इस फॉर्मूले को याद करने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये अजीब सा, पहली बात तो लंबाई बहुत है, फिर लास्ट वाला जो नंबर है वो भी अटपटा सा, याद होने लायक नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग ढालते हैं। कैसे डालें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऐसा पैटर्न लग रहा है कि जैसे फैक्टोरियल में जैसे होता है, एक नंबर कम हो रहा है फिर एक नंबर कम हो रहा है ना, फैक्टोरियल हम पढ़ चुके हैं 7.2 के अंदर, तो वैसा सा हमें फीलिंग आ रही है। तो हम, लेकिन फैक्टोरियल में एक होता है कि जब n-1 n-2 ऐसे नंबर कम होते चले जाते हैं तो वो 1 तक पहुँचता है, कहाँ तक पहुँचता है, 1 तक पहुँचता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी व्यवस्था कर देंगे। कैसे, जो बच गया पोर्शन वो मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई किया है तो फिर बैलेंस करने के लिए क्या, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वापस n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू, ऐसे करते करते n-r+1। अब ये तो है ऑलरेडी जो अपने पास में था वो, यहाँ से अब और मैं आगे लगा देता हूँ। इससे अगला वाला नंबर क्या आएगा, कम होते चले जा रहे हैं, है ना, ये जो नंबर है वो कम होते चले जा रहे हैं, एक एक कम हो रहा है। तो इससे और छोटा वाला जो नंबर आएगा वो इससे एक कम होगा। यहाँ पे आपको +1 दिखाई दे रहा है, उसमें वो +1 भी नहीं दिखाई देगा, n-r। फिर उससे अगले वाले में एक और कम हो जाएगा, n-r-1। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये जो चीज़ है ये मैंने खुद के मन से मल्टीप्लाई की है। तो खुद के मन से की हुई चीज़ से क्वेश्चन नहीं बदलना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ n-r+1, ऐसे करते करते लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये हमने डिवाइड भी कर दिया। अब तो पूरा हो गया ना, ये देखो n-1 n-2, फिर उस और कम हुआ ये कोई बीच का नंबर है, ये 3 नंबर जो मैंने लिखे कहीं बीच के हैं, इधर भी डॉट डॉट है, फिर इनके बाद में भी डॉट डॉट है, तो लास्ट में 3 2 1। तो ऊपर वाला ये पूरा का पूरा n से लेके 3 2 1 तक, इस पूरे वाले को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, n फैक्टोरियल नाम दे सकता हूँ। n से बीच में आए तो क्या हुआ, ये तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये इसी फ्लो में आए हैं बीच वाले। कुल मिला के n-1 कम होते होते 3 2 1 तक मल्टीप्लाई हुआ है। बीच वाला आप भूल भी सकते हो, डायरेक्ट यहाँ सोच के देख लो। तो ये क्या है, n फैक्टोरियल है। नीचे क्या है, n-r n-r+1। तो आप देखोगे कि n-r से नंबर स्टार्ट होके फिर यहाँ पे -1 आएगा, है ना, यहाँ पर -1 है। तो n-r से स्टार्ट होके कम होते 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 3 2 1 तक पहुँच गए। तो नीचे वाले नंबर को मैं n-r का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो ये फॉर्मूला याद करना फिर भी उसके बजाय फिर भी ये वाला ज़्यादा आसान है। और इसी चीज़ को हमने मॉडिफाई करके क्या बोल रखा है, NPR। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वैसे तो वही है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस
विदाउट रिपीटिशन। तो इसी चीज़ को मैं दोबारा लिख देता हूँ, नंबर ऑफ वेज, आसान भाषा में लिख देता हूँ इसको मैं, नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड ऑन आर प्लेसेस। ये लिखना भी बहुत ज़रूरी है, विदाउट रिपीटिशन। ठीक है, तो रिपीटिशन होगा नहीं होगा उससे देखो इतना फ़र्क पड़ गया। यहाँ पर तो n की पावर r और यहाँ पर अपना बन गया n पी आर का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर इसी फॉर्मूले पर बेस्ड अब आपको ये याद रखना है, फॉर्मूला भूलना मत कभी भी, इसका मीनिंग क्या होता है वो भी याद रखना, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी याद रखना। मेन चीज़ आप एन पी आर को याद रख सकते हो, लेकिन फिर से मैं रिकमेंड करूँगा एन पी आर का फॉर्मूला तो याद रखो ही, ये क्या होता है वो भी याद रखो, लेकिन जब क्वेश्चन आए ना तो आप एकदम जो बेसिक तरीका ना उसी से कर लेना, उससे ज़्यादा आसान होता है एन पी आर का फॉर्मूला लगाने से भी। वैसे फॉर्मूला याद रखना, लेकिन जब क्वेश्चन आए तो उसमें ज़्यादा सुविधा होती है, मेरे को तो होती है। अब आप अगर इस फॉर्मूले को अच्छे समझ लेते हो तो आपको भी होगी। अच्छा, यहाँ पर अब कुछ स्पेशल जो चीज़ें हैं वो मैं नोट के अंदर लिख देता हूँ। सबसे पहले देखो भाई, एन पी जीरो का मीनिंग क्या होगा, है ना, एन पी जीरो। तो यहाँ पे एन पी आर है, तो नीचे ये आर है ना वो यहाँ पर दिख रहा है हमें आर, तो एन पी जीरो का फॉर्मूला क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन आर की जगह मैंने क्या रख दिया, जीरो रख दिया, तो नीचे भी क्या बन जाएगा एन माइनस जीरो का फैक्टोरियल। तो एन फैक्टोरियल अपॉन नीचे भी क्या हो गया एन माइनस जीरो, मतलब एन ही हो गया फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, एन पी जीरो का मान हमेशा क्या होता है, वन होता है ना, एन पी जीरो की जो वैल्यू होती है वो हमेशा वन होती है। इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड ऑन जीरो प्लेसेस, मतलब किसी पे अरेंज करना ही नहीं है, ठीक है, कहीं पर हमें बिठाना ही नहीं है। तो वो कितना आंसर आ गया, उसका आंसर कितना आ गया, वन आ गया। मतलब समझो कि 10 लोग हैं और सीट कितनी है, जीरो सीट है ही नहीं, तो क्या कितने तरीकों से हम 10 लोगों को जीरो सीट पे बिठा सकते हैं। तो एक तरीका उसका कैसे, सभी कोई भेज दो। देखो अगर हम किन्हीं लोगों को कुछ सीट्स पे बिठाते हैं तो अगर वो बैठ रहे हैं तो वो तरीके तो सबको समझ में आते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर नहीं बिठा रहे ना तो वो भी अपने आप में एक तरीका है, सभी खड़े हैं तो वो भी अपने आप में क्या है, तरीका है। अच्छा, यहाँ पर अगली चीज़ है एन पी वन। एन पी वन क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन का फैक्टोरियल। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, एन फैक्टोरियल को आप ब्रेक करो, यहाँ पे छोटा कौन है, नीचे वाला, तो नीचे वाले को सेम टू सेम रखो, एन माइनस वन का फैक्टोरियल बड़ा कौन है ये, तो इसको खोल दो आप, एन इंटू फिर एन माइनस वन एन माइनस टू, लेकिन फैलाओ मत, ये हमने फैक्टोरियल में क्लियर किया था ना कि हम जितनी मर्जी उतना खोल सकते हैं, फिर जो बच गया उसका फैक्टोरियल लगा के छोड़ देंगे, ये कट जाएगा, आंसर कितना आ गया, एन आ गया। तो इसको भी आप समझ सकते हो, एन लोगों को अगर हमें एक सीट पे बिठाना है तो तरीके एन हो जाएंगे, मतलब उनमें से कोई भी बैठ सकता है। सबसे बढ़िया और मज़ेदार केस मेरे को लगता है एन पी एन का, एन लोग है एन सीट है, ठीक है। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, ये तो है ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स है ना, यहाँ पे एरो लगा के लिख लेना, ये तो है ऑब्जेक्ट्स और ये आर है सीट्स, क्या ये सीट्स है, ये है लोग, ऐसे समझ लो कि ये पर्सन है या फिर ऑब्जेक्ट्स है, मतलब वो इस पूरी डेफिनेशन को ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। तो एन पी एन का मतलब क्या है, एन लोगों को एन चेयर्स में बिठाना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस एन का फैक्टोरियल, है ना। ये आर के स्थान पे बैठा हुआ ये, यहाँ पे आर आया करता था तो यहाँ पे आर आया करता था, लेकिन नीचे की तरफ एन आ गया तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमें, एन फैक्टोरियल अपॉन नीचे क्या आएगा, जीरो फैक्टोरियल। अच्छा, अब यहाँ से एक्चुअली पिछले बार मैंने बोला था कि जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन होती है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। एक्चुअली क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग इसकी भावना समझो, एन पी एन मतलब एन लोगों को एन चेयर्स पे बिठाना। तो इसको जब हम बेसिक से सोल्व करते हैं, इस फॉर्मूले से नहीं, बेसिक से जब सोल्व करते हैं ना, तो उसका आंसर आता है एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू ऐसे करते करते 3 2 1 तक, मतलब एन फैक्टोरियल ही आता है, ठीक है। तब भाई यहाँ पर हमने कंपेरिजन किया कि ये एक्सप्रेशन इसके बराबर है, तो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू तो वन ही होगी ना, ऐसे नहीं हुआ है यहाँ पर एक्चुअली, वो तो मैंने पहले बता दिया क्योंकि एक्सरसाइज पहले थी, इसलिए मैंने जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन बता दी, लेकिन एक्चुअली में जब हुआ ना जीरो फैक्टोरियल वन कैसे आया उसकी बात बता रहा हूँ मैं। ये चीज़ पहले आई थी मैथमेटिक्स के अंदर, तो ऐसा आया, ठीक है, इधर से इस फॉर्मूले से तो ऐसा आया, और जो बेसिक था उससे ऐसा आया।
तो अगर ये दोनों नंबर बराबर होना चाहते हैं तो 0 फैक्टोरियल को तो 1 के बराबर होना पड़ेगा, 0 या 2 या 3 उस और किसी के बराबर तो हो नहीं सकता। तो यहाँ से हमें डिफाइन करना पड़ा, अपनी मजबूरी समझ लो, कि 0 फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाह, 0 फैक्टोरियल वाला तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि NPN, जब n लोगों को n सीट पे बिठाना हो तो तरीके क्या होंगे, n फैक्टोरियल। 5 लोगों को 5 सीट में बिठाना हो तो 5 फैक्टोरियल, 100 लोगों को 100 सीट पे बिठाना हो तो 100 फैक्टोरियल, 7 लोगों को 7 सीट पे बिठाना हो तो 7 फैक्टोरियल। समझ रहे हो ना, जितने लोग हो और जितनी सीट्स हो अगर बराबर हैं तब यहाँ पे तरीके भी क्या हो जाएंगे, उतने फिर फैक्टोरियल लग जाएगा। आसान है। और किसी में तो क्या होता है कि हमें बीच में कहीं पे रुक जाना पड़ता है, लेकिन इसमें हमें 3 2 1 तक, n फैक्टोरियल मतलब लास्ट में 3 2 1 तक जाएगा, तो वहाँ तक चले जाएंगे हम इसमें। तो दोस्तों अभी तक जो हमने सीखा ना, उस पर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पर एक वर्ड है अपने पास में, डॉटर, DAUGHTER। तो यहाँ पर पहले से कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं हो रहा, मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो सारे के सारे अलग अलग है, डिफरेंट है, जो कि अपनी जो थ्योरम है ना उसका ये एक मेन वर्ड है, ऑल आर डिफरेंट। तो यहाँ पर ऑल लेटर्स आर डिफरेंट। अरेंज इट्स ऑल लेटर्स, सभी आठों के आठों को हमें जचाना है कहाँ पे, 8 प्लेसेस पर हमें जचाना है, विदाउट रिपीटिशन। इसमें भी विदाउट रिपीटिशन, इसमें 8 प्लेसेस है, इसमें 5 प्लेसेस है। पहले हम ये सेकंड वाला कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये कितने लेटर्स है, 8 लेटर्स है। यहाँ पे कितने प्लेसेस है, 5 प्लेसेस है। हमें क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब परम्यूटेशन। अच्छा मैं एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो P आता है ना, एक और देखेंगे हम फॉर्मूला, उसमें NCR आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, NPR। यहाँ पे P का मतलब क्या है, परम्यूटेशन। यहाँ पे जो P वर्ड लिखा ना, इसका मतलब क्या है, परम्यूटेशंस। ठीक है, मतलब हमें अरेंज करना है इन चीज़ों को। खैर, यहाँ पर हमें परम्यूटेशन लगाना है, तो आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। मैं फॉर्मूले से आपको बता देता हूँ। तो क्या आएगा, कितने लोग हैं, 8 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8, फिर बीच में P लग जाएगा, और 5 जगह पर बिठाना है तो प्लेसेस जो होता है, जो 8 है वो तो क्या है, जो अवेलेबल कैंडिडेट्स है वो, और यहाँ पे जो 5 है इसका मीनिंग क्या होता है, जो अवेलेबल प्लेसेस है वो। ठीक है, फिलहाल NPR के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो 8P5 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 5 का फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे तो 8 फैक्टोरियल अपॉन नीचे 8 माइनस 5 का क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल कितना हो गया, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, लिख ही देता हूँ। तो 3 2 1 ही बचा है, 3 2 1 नीचे 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 1 से कट जाएगा। यहाँ पर ये बच गया, ये आप कैलकुलेशन करके आंसर बता ही सकते हो। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पर। अब आते हैं इस पर। अच्छा इसमें आप बेसिक से भी कर सकते हो, 5 प्लेस है तो ऐसे खाने बनाओ, 1 2 3 4 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, रिपीटिशन लाउड नहीं है तो कम होते चले जाएंगे, फिर 6 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये जो बेसिक है ना, मैंने इसको बेसिक से कर दिया। तो बेसिक से करना हमेशा ही फ़ायदेमंद लगता है, मेरे को तो बड़ा आसान लगता है बेसिक से करना, इसमें झंझट सी लगती है ना। तो बेसिक में सब कुछ क्लियर हो जाता है, रिपीटेशन हो ना हो, किसी फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे कर सकते हो। यहाँ पर 8 7 6 5 4, ये इधर भी तो था 8 7 6 5 4। तो अब आते हैं इस पर। इसमें क्या बोला कि अरेंज इट्स ऑल लेटर से 8 प्लेसेस। देखो लेटर कितने हैं, ऑल लेटर्स मतलब कितने, 8 लेटर है ना, ऑल लेटर्स मतलब कितने, 8 लेटर है, और 8 प्लेसेस है, 8 कैंडिडेट है, और 8 सीट्स है। तो कितने तरीके हो जाएंगे, 8P8 हो जाएंगे, है ना। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 8 फैक्टोरियल, बेसिक से भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। भाई 8 लोग हैं, 8 प्लेसेस, मैंने बोला नहीं था, जब ये दोनों सेम सेम हो तब आप डायरेक्ट 8 का ही फैक्टोरियल बोल दो, तो वो भी कर सकते हो। तो 8 फैक्टोरियल आप सोली कर ही सकते हो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। तो ये इतना ही इसमें आंसर आ जाएगा, सोल्व कर सकते हो आप इसको। दोस्तों अब हम देखते हैं थर्ड केस। ये जो केस है ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक के जो हम करते हैं वो तो हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग से करने लग गए थे। तो ये एकदम नया केस है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है, इसके क्वेश्चन भी अब अच्छे ही बनेंगे। तो इसको आप कंपैरिजन में उसके साथ समझना
देखो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ऐसा वहाँ पर भी लिखा हुआ था नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, लेकिन पिछले वालों में ये लिखा हुआ था ऑल आर डिफरेंट। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, एक कथन यहाँ पे जोड़ दिया, इन विच पी आर अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड और क्यू आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड। इसको आप ऐसा समझ सकते हो जैसे एक वर्ड है बनाना, है ना। तो बनाना में क्या होता है, जो बनाना के अंदर आप समझ सकते हो कि टोटल तो कितने हैं, 6 है ना। एक वर्ड ले लेते हैं यहाँ पर, क्या बनाना ले लेते हैं, BANA। तो इसमें आप देखोगे टोटल कितने हैं, टोटल 6 है, और उसमें से B एक अकेला है, N 2 बार आ गया और A जो है वो 3 बार आ गया, है ना। A कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। तो इनको बोलते हैं हम अलाइक ऑफ काइंड, है ना, वन काइंड। तो पी आर अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड। जैसे यहाँ पर समझो ये जो 2 लोग है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 आर अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड। वो फर्स्ट काइंड क्या है कि दोनों के दोनों एन है। ऐसे ही क्यू आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर ए ये 3 लोग हैं तो तीनों एक ही प्रकार के हैं, तो इनको बोल देंगे हम 3 आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड मतलब दूसरे प्रकार के, तो ये सब के सब क्या है, ए है। तो ऐसे इनका मतलब होता है, मतलब समझ रहे हो आप। जैसे अगर हम 6 बॉल्स की बात करें तो उसमें से एक बॉल अलग कलर की है, 2 बॉल्स सेम कलर की है और 3 बॉल्स भी सेम कलर की है, लेकिन इनका कलर और इनका कलर अलग अलग है। ये समझो कि एक ब्लैक है और ये समझो कि 2 वाइट बॉल्स है और ये 3 रेड बॉल्स है, ऐसे है इनका मतलब। तो इनको हमें कितने प्लेसेस पे जचाना है, n प्लेसेस पर हमें इनको अरेंज करना है। यहाँ पर रिपीटिशन होगा कि नहीं होगा उसकी बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पे जचाओगे तो जितने सेम नहीं है, जो डिफरेंट डिफरेंट है, वो तो अपनी जगह डिफरेंट डिफरेंट आएंगे ही आएंगे, और जो सेम काइंड के हैं वो सेम काइंड के उतने ही आएंगे। जैसे मेरे को बनाना के जो लेटर्स है इनको अगर अलग अलग जचाना हो तो n ऑलरेडी बनाना में 2 बार है, तो n जो हम बनाएंगे, नए जो शब्द बनाएंगे उनमें भी n 2 बार आएगा, a उनमें 3 बार आएगा। तो यहाँ पे रिपीटिशन होगा कि नहीं होगा उसकी बात हम नहीं करेंगे। जो पहले से रिपीट हो रहे हैं वो तो उतनी बार आएंगे ही आएंगे, जो पहले से रिपीट नहीं हो रहे तो वो रिपीट होंगे नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन कैसे आएगा वो भी बता दूंगा मैं, लेकिन वो एक्चुअली ये जनरलाइज फॉर्मूला हो जाएगा फिर अपना। यहाँ पर तो अभी मैंने 2 ही काइंड लिए, फर्स्ट काइंड एंड सेकेंड काइंड। जैसे n एक फर्स्ट काइंड हो गया और ये सेकेंड काइंड हो गया। काइंड मतलब टाइप समझ लिया करो, यहाँ पे काइंड का मतलब क्या है, टाइप है, वो दयालु वाला नहीं है ये, है ना। मतलब पी आर अलाइक ऑफ फर्स्ट टाइप एंड क्यू आर अलाइक ऑफ सेकेंड टाइप, तो ये मीनिंग है। अगर यहाँ पर एक और टाइप होती, समझो कि आर है ना, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर, वो एक ही प्रकार के हैं, तो यहाँ पे आर फैक्टोरियल भी डिवाइड में आ जाता। कुल मिला के यही है कि एन जो टोटल है वो तो आएगा ऊपर, जो पहले प्रकार के सेम ऑब्जेक्ट्स है वो आ जाएंगे इसके साथ फैक्टोरियल में, जो दूसरे प्रकार के सेम है वो आ जाएंगे यहाँ पर। अगर कोई अकेला ही बंदा है तो आप चाहो तो 1 फैक्टोरियल लिख दो, लेकिन उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका जो है ना एक कारण बता देता हूँ मैं, एक आइडिया बता देता हूँ आपको। पूरे डेरिवेशन में नहीं जाना है हमें, क्योंकि वो एक जनरलाइज फॉर्मूला बन जाता है। ये जनरलाइज, ऐसे जनरलाइज का कोई डेरिवेशन नहीं होता है, हम ऑब्जर्वेशन से सीख के ये चीज़ बनाते हैं। जैसे समझो मैं एक वर्ड लेता हूँ बुक, ठीक है, और एक यहाँ पर तो क्या है कि यहाँ पे ओ और ओ ये दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है या फिर अलाइक है। सेम का दूसरा सिनोनिम अलाइक, या फिर आइडेंटिकल भी आप बोल सकते हो, सेम टू सेम है। तो एक तो ये है, तो इसमें तो बुक जो मैंने लिखा वो एक ही, आपको अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इस ओ को इधर ले आओ और इस ओ को इधर ले आओ, तो कोई फ़र्क दिखाई देगा नहीं, दिखाई देगा ना, वो भी सेम ही माना जाएगा, उसको अलग से क्यों काउंट करें, एक ही माना जाएगा। लेकिन मैं अगर मैं इस ओ को ऐसे बोल दूँ कि ये पहला वाला जो ओ है वो O1 है और दूसरा वाला ओ O2 है, और के तो यहाँ पे के लगी गया, ठीक है। तो अब ऐसा लिखूं या फिर इसको मैं ऐसा लिखूं, O2 O1 एंड के, ठीक है। तो अब ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे। तो अगर ये जो दोनों मैंने O1 और O2, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का 1 या 2 हटा दूँ तो ये दोनों के दोनों यही माने जाएंगे। लेकिन अगर मैं इनको अलग अलग मानूँ तो 2 माने जाएंगे, नहीं मानूँ तो 1 माना जाएगा, ठीक है। तो ये फ़र्क आ रहा है। अब सही कौन सा है, सही तो यही है। तो अगर हम ऐसे मानेंगे तो ये तो ज़्यादा काउंट कर लिया हमने केसेस, ज़्यादा काउंट कर लिए, तो फिर हम क्या करते हैं, केसेस को डिवाइड करते हैं,
ठीक है, इतना तो समझे कि अगर हम ऐसे सीधा सीधा n फैक्टोरियल लगाएंगे तो वो ज़्यादा काउंट करना है, अपना आंसर गलत आएगा, ज़्यादा आएगा। ठीक है, हमें जितना सही आना चाहिए जो कि गलत वाले से कम होगा तो उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब डिवाइड क्या चीज़ करते हैं, इनकी संख्या करते हैं। यहाँ पे o कितनी बार आया, 2 बार आया, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। तो बुक के अगर हमें नंबर्स को, ये जो लेटर्स इनको जचाना है, तो तरीके क्या हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4। क्यों, क्योंकि टोटल है 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा। o और o 2 बार आए, सेम है, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से मैं डिवाइड कर दूंगा। 2 फैक्टोरियल से ही क्यों करते हैं ये अब मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर o, o1 और o2 ये दोनों अलग अलग होते हुए एक ही टाइप का पैटर्न, जैसे o और o दोनों बीच में ही आ रहे हैं, तो बीच में ही आते हुए लेकिन अपनी जगह बदल बदल के ये कितने केसेस बना सकते हैं। तो ऐसा समझो, ये b और k तो मैं छुपा लेता हूँ, अंदर क्या बचा, O1 O2, नीचे वाले केस में भी क्या बचा, O2 O1, है ना, दोनों एक ही जगह पर है। तो दो लोगों को दो जगह पर बिठाने के तरीके क्या होते हैं, 2 फैक्टोरियल। जैसे हमने यहाँ पर पीछे लिखा था ये वाला केस 2p2, जैसे यहाँ पे npn है तो n फैक्टोरियल आ गया, 2p2 होगा तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इतने गुना ज़्यादा हो गए, है ना, दो लोगों को दो जगह पे बिठाना कितना हो गया, 2 फैक्टोरियल हो गया। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। इसका मतलब हमने 4 फैक्टोरियल के अंदर दुगने केस ले लिए, तो वो एक्चुअली में हमें कम करने पड़ेंगे। तो दुगने को काटने के लिए डिवाइड करने आएगा, ना कि हम माइनस करेंगे, उसको काटने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर समझो ऐसा आ जाए, जैसे अब बनाना वाला ही ले लेता हूँ मैं, BANANA, ठीक है। तो अब इसके अंदर कितने केस बन जाएंगे, यहाँ पे टोटल तो कितने 6 है, तो 6 फैक्टोरियल तो मैं ऊपर लिख दूंगा। यहाँ पे ये n है और n 2 है, और यहाँ पे a और a कितने हैं, 3 है। तो मैं क्या करूँगा, 2 फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर दूंगा, 3 फैक्टोरियल नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो बनाना के ये बन जाएंगे 3 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि a ये वाला a, ये वाला a और ये वाला a, अगर मैं बाकी सबको छुपा लूँ, इस b को छुपा लूँ, n को छुपा लूँ, इसको और इस n को भी मैं छुपा लूँ, तो a इसी पोजीशन पर अगर मैं इनको अलग अलग मानूँ, a1 a2 a3, तो कितने तरीके बना सकते हैं। 3 लोग है, a1 a2 a3, 3 जगह है, ये पहली दूसरी तीसरी, तो 3 लोगों को 3 जगह पर बिठाने के तरीके 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल गुना हमने ज़्यादा काउंट कर लिया था, उसको काटने के लिए तीनों अलग अलग तो नहीं है ना, सेम ही है, तो हम ज़्यादा काउंट क्यों करें, तो हमने 3 फैक्टोरियल गुना को काटने के लिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, इसलिए हम डिवाइड करते हुए चलते हैं। तो दोस्तों ये जो केस है ये सबसे मतलब नया मानता हूँ, और आपको इस पर ज़रूर पकड़ बनानी है। आई होप ये जो बनाना वाला जो मैंने एग्जांपल लिया उससे आप समझ गए हो। तो दोस्तों अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 16, इसके अंदर अपना सब कुछ कवर हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। एक काफ़ी बड़ा वर्ड है यहाँ पर, इसमें कई चीज़ें रिपीट होती भी है, जैसे ई यहाँ पर काफ़ी बार आ रहा है, एन भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, कुछ एक नहीं भी आ रही, जैसे पी एक बार ही आया है, ठीक है। तो इसके हमें टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताने हैं, पहले सब कुछ हमें टोटल बताना है। फिर हर एक पार्ट यहाँ पे नीचे दे रखा है, तो कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लेके आ रहे हैं नीचे वाले। तो इनमें है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, पहला है डू दी वर्ड्स स्टार्ट विद पी। जैसे यहाँ पे आई से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे जो कि पी से स्टार्ट होंगे। यहाँ पे जो हमें नए वर्ड बनाएंगे उनका मीनिंग हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, कि उनका कोई मीनिंग हो तभी वो काउंट करें, ठीक है, उसको छोड़ो आप, बस यहाँ पर जैसे रैंडमली कैसे बनते जाएं वैसे बनाते रहने में, ठीक है। तो कितने यहाँ पर पी से स्टार्ट होंगे, फिर सेकंड पार्ट में है कि कितने ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसके अंदर ऑल दी वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, कि जो वोवल्स है वो एक साथ आएंगे। तो यहाँ पर हमें एक मेथड समझनी है, वो है बैग मेथड। एक गैप मेथड भी होती है, लेकिन वो मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चन से उनमें देखेंगे, लेकिन ये है बैग मेथड। मतलब हम क्या करेंगे, सभी वोवल्स को एक थैले में डाल देंगे, एक बैग में डाल देंगे, और फिर उस थैले को घुमाएंगे, तो जब भी घुमाएंगे तो वोवल्स तो उसी के अंदर पड़े हुए हैं, तो वोवल्स साथ साथ रहेंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, डू दी वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। एक्चुअली इसमें थोड़ा ऐसा आना चाहिए, डू ऑल दी वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, सभी वोवल्स साथ में नहीं आने चाहिए, क्योंकि दोनों की लैंग्वेज में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे जो यूज में लिया गया है वो है ऑल दी वोवल्स, मतलब सारे वोवल एक साथ नहीं आने चाहिए, 2 वोवल एक साथ आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है गैप मेथड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि कोई सा भी वोवल साथ नहीं आ सकता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है कि सारे एक साथ नहीं आ सकते, कोई 2 तो एक साथ आ सकते हैं। फिर क्या बोला है चौथे पार्ट के अंदर, डू दी वर्ड्स बिगिन विद आई एंड विद
एंड इन पी, मतलब आई से स्टार्ट हो और पी पे ख़त्म हो। पहले वाले पार्ट में पी से स्टार्ट करने के लिए बोला था। तो दोस्तों मैंने ना इस इन्फॉर्मेशन को ऐसे सिस्टमेटिकली लिख लिया ताकि अपना टाइम बच जाए। इंडिपेंडेंस जो वर्ड है उसमें आई एक बार आ रहा है, पी और सी वो भी एक बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पर एन ये 3 बार आ रहा है ना, 3 टाइम्स। जो डी है वो 2 बार आ रहा है, और जो ई है वो 4 बार आ रहा है। अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। तो पहली चीज़ तो ये क्लियर कर दूं, यहाँ पर वैसे सीट्स का कितनी सीट्स है ये नहीं बता रखा, लेकिन आपको समझना ये है यहाँ पर जितने वर्ड्स हैं ना, जितने लेटर्स हैं उतने ही यहाँ पर प्लेसेस होंगे, उनको हमें उतनों पे ही बिठाना है। तो यहाँ पर क्या है देखो, इनको एक बार काउंट कर लेते हैं, टोटल है कितने, है ना, टोटल कितने हैं ये तो काउंट करें यार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना, टोटल कितने, 12 लेटर्स है ये। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताने हैं। देखो दोस्तों पहले से यहाँ पर पहले से ही क्या है, चीज़ें सेम आ रही है, तो इसके अंदर हमें कौन सा पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके अंदर हमें ये जो थर्ड केस था ना यह लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पी आर अलाइक ऑफ फर्स्ट काइंड, और बाकी जो फर्स्ट और सेकंड केस था ना उसमें तो लिखा हुआ था ऑल आर डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट। जब अलाइक ऑब्जेक्ट्स आ जाए, सेम ऑब्जेक्ट्स आ जाए, तो हमें ये लगाना पड़ेगा। टोटल वो आ जाएंगे ऊपर उसका फैक्टोरियल, और नीचे जितने जितने सेम है उतने उतने नंबर आ के, और उन सब का इंडिविजुअल हम फैक्टोरियल लगा के डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा ही हम यहाँ पर करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे, 12 है, तो 12 फैक्टोरियल तो ऊपर आ जाएगा। फिर सेम 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 कितने हैं, 3 ये n सेम है, 2 ये d सेम है, और ये चारों e के e सेम है, अलाइक है। तो वो जो 3 है, अच्छा इनको आप टोटल करके डिवाइड मत कर देना, वो गलत हो जाएगा, यहाँ पर इंडिविजुअल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इनका महत्व क्या हो जाएगा अलग अलग प्रकार होने का। तो n का क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, 2 जो है 2 का क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, ई है तो ई का क्या जाएगा 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे आई एक बार है, पी एक बार है, सी एक बार है, तो यहाँ पर आपको वैसे कोई ज़रूरत नहीं है 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल लगा सकते हो, कोई मतलब तो है नहीं, तो आप मत ही लगाना ना, ये इसका आंसर बन जाएगा। सोल्व देखो आप कर सकते हो, मेरे को कैलकुलेशन में थोड़ा सा जोर आता है। फिर क्या है, अब इसके अंदर ये तो था टोटल है ना, इसके अंदर जो ऊपर ऊपर जो बोला था यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ, ये एक क्वेश्चन तो ऊपर ही पूछ लिया और 4 इसके पार्ट पूछ लिए, तो मैंने ये पहला तो हो गया, फिर 1 2 3 4, ये 4 नीचे की तरफ है, ठीक है। तो अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। इसमें क्या बोला है, वर्ड्स स्टार्ट विद पी, ठीक है, मतलब अब पी को ना फिक्स कर दिया, ये रेस्ट्रिक्शन है। जैसे मैं 12 जगह का एक वो स्ट्रक्चर तैयार करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये जो भी वर्ड बनेगा इसमें जो पहला स्थान है ना स्टार्ट्स विद पी, इसका मतलब पहली जगह पर क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। अब ये पी क्या हो गया, फिक्स हो गया ना, फिक्स्ड है ये। तो अब आपको इसको हिलाना नहीं है, मतलब इस जगह को भरने का एक ही तरीका है, पी यहाँ पे रख दो क्वेश्चन के अनुसार। तो अब हमें किसको भरना है, ये जो बच गई, ये कितनी जगह बच गई, 11 जगह है ना, टोटल 12 थे, तो उसमें से 11 बच गए, तो 11 प्लेसेस यहाँ पर बच गए। अब हमें बस इन 11 को भरना है। अब यहाँ से हम बोलते थे कि भाई टोटल 12 है, लेकिन पी को उठा के हमने सबसे पहले यहाँ पर रख दिया, तो जो पी को हमें आगे भी रखना था, जो 12 में भी काउंट हो रहा है, अब उसकी गुंजाइश ही खत्म हो गई, ठीक है। तो अब 11 प्लेसेस है और पी को आप काट ही दो, क्योंकि पी को हम ऑलरेडी लिख ही चुके हैं। तो अब जो अवेलेबल कैंडिडेट है वो भी 12 नहीं है टोटल, वो भी कितने 11 है। तो क्या करेंगे हम 11 फैक्टोरियल अपॉन, अब जो 11 है इस पी को, तो एक काम करो आप भूल जाओ ना थोड़ी देर के लिए, इस पी को मैं छुपा लेता हूँ। अब आई बच गया एन, लेकिन अभी भी देखो एन 3 बार बच गया, डी 2 बार बचा है, ई 4 बार बचा है, पी जो गायब हुआ वो तो अकेला ही था, तो उसकी वजह से जो नीचे नंबर आने वाले थे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला बदल गया। तो पी को छुपाने के बाद आप ऐसा समझ लो क्लियर कट, पी को छुपा लो, अब जो जो आ रहे हैं सेम सेम उन वो डिवाइड करते चलाओ। एन अभी भी 3 आ रहा है तो 3 फैक्टोरियल, डी अभी भी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ई 4 बार आ रहा है तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, समझ रहे हो ना, पी से स्टार्ट करेंगे तब क्या होगा। अच्छा इसके साथ हम ये लास्ट वाला केस भी कर लेते हैं, चौथा केस भी मैं इसी के साथ बता देता हूँ, क्योंकि इसमें बोलता है कि स्टार्ट्स विद पी, इसमें बोला है कि स्टार्ट बिगिन विद आई एंड एंड इन पी। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, पहले इसके साथ इसी को कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,
बिगिन विद आई है तो मैं आई यहाँ पे रख देता हूँ, एंड इन पी है तो मैं पी यहाँ पे रख देता हूँ। तो ये आप अलग कर दो, अब ये आप अलग कर दो, बीच में ये कितने प्लेसेस बच गए, 10 प्लेसेस है, ठीक है। और अब आई हमने हटा दिया, ये ऊपर वाला जो आई है ना ये हमने हटा दिया, पी यहाँ पर लास्ट में आ गया तो पी भी हमने हटा दिया। अब कितने लोग बच गए, 3 2 5 और 4 9 और 1 10 बच गए। तो 10 तो कैंडिडेट है और सीट भी कितनी है, 10 है। तो इनको कैसे सोल्व करेंगे, वही यही ये वाला ही तरीका लगाऊंगा मैं। देखो यहाँ पे ऊपर 12 था, यहाँ पे 11 हो गया, अब 2 लोग और बुक हो गए तो अब 10 ही बचेगा, 10 फैक्टोरियल। जो चीज़ें फिक्स हो जाती है, जैसे यहाँ पर ये दोनों क्या है, फिक्स्ड है, तो इनकी कैलकुलेशन हम करते ही नहीं है, ठीक है। इनको कैलकुलेशन से हम बाहर रख देते हैं हमेशा के लिए, ये फिक्स हो गए, इनको भूल जाओ। अब नीचे क्या आएगा, अच्छा आई और पी हटा है तो आई अकेला था हट गया, पी अकेला था हट गया, लेकिन जो ऐसा ग्रुप में आ रहे थे, सेम टाइप के आ रहे थे, वो उनमें से कोई कमी हुई क्या, नहीं हुई ना। तो नीचे ये लोग फिर से आ जाएंगे, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब ये हुआ। अब दोस्तों ये दोनों अच्छे केसेस है, हम अब इन दोनों को कर लेते हैं, दूसरा और तीसरा पार्ट। तो सेकंड पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें देखो क्या करते हैं, यहाँ पर क्या बोला है, ऑल दी वोवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर। इसका मतलब क्या है, आप जो कॉन्सोनेंट्स है उनको अलग ले लो, जो वोवल्स है उनकी लिस्ट अलग बना लो ना, अलग ले लो मतलब लिस्ट अलग बना लो। तो कॉन्सोनेंट, पहले वोवल्स को लिख लेते हैं। आई यहाँ पर एक वोवल है तो आई आ जाएगा, और ई भी आ जाएगा, ई 4 बार है तो चारों बार आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अलग हो गए, और कॉन्सोनेंट्स बच के जो आ जाएंगे, एन और एन आ गया, फिर डी एंड डी आ जाएगा, पी अकेला सी अकेला, या ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वो लोग सेम होने चाहिए, कई बार ऐसे होते हैं क्वेश्चंस कि कुछ लोगों की मीटिंग है तो 2-3 लोग है ना वो साथ में बैठने चाहिए। ऐसा समझ लो कि जैसे अमेरिका के कुछ डेलीगेट्स है, इंडिया के कुछ डेलीगेट्स है, उनकी मीटिंग हो रही है, तो वो, और समझ लो कि फ्रांस के भी आ गए, तो समझो कि अगर इंडिया के डेलीगेट्स एक ही जगह बैठना चाहते हैं तो उनको भी हम इसी तरीके से करेंगे। इसको बोलते हैं हम क्या, BAG, बैग होता है ना थैला, वो मेथड है ये, बैग मेथड। मतलब हम जो साथ रहना चाहते हैं ना उनको एक थैले में रख देंगे, एक बैग में रख देंगे। यहाँ पर कौन साथ रहना चाहता है, अकर टुगेदर, कौन, ऑल दी वोवल्स। तो हम क्या करेंगे, एक बैग लाएंगे और इस बैग में इनको डाल देंगे जो साथ रहना चाहते हैं, आई ई एंड ई, है ना, इनको हम साथ रख देंगे। अब हम देखो कॉन्सोनेंट्स तो नहीं चाह रहे कि साथ रहे, कॉन्सोनेंट तो अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब ये जो थैला है वो इनके बीच में भी हम रख सकते हैं। तो अब वो बात आ गई, अब थोड़ा सा देखो बेसिक्स पे जाना पड़ेगा हमें, यहाँ पर कोई शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बैग को तो मैं एक ही चीज़ मान लेता हूँ ना, इसको कंसीडर करो, अब आप कंसीडर एज ए वन ऑब्जेक्ट, इसको आप एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करो। भूल जाओ कि यहाँ पर आई ई इसके अंदर छुपे हुए, आप समझ लो कि ये क्या है, एक्स है, क्या ये एक्स है, ऐसा समझ लो। तो एक्स तो ये है, और कॉन्सोनेंट्स तो चाहते हैं कि भाई कुछ भी कर लो, हम तो कैसे भी रह सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, एन डी पी सी, और एक ये जो एक्स है इसको, कितने हो गए टोटल, यहाँ पे 2 स्टेप्स में इसको मैं तोड़ लेता हूँ। फर्स्ट स्टेप तो ये है परम्यूट, किस किस को परम्यूट कर देते हैं, एन को, फिर डी 2 बार है, एक पी आ गया और एक सी आ गया और एक अपना ये बैग आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस बैग को आप एक ही तरीके, मतलब जैसे ये है ना एक ऑब्जेक्ट की तरह मान के चलो एक बार के लिए, ये अभी कंप्लीट नहीं होगा, मान के चलो। तो ये कितने तरीके से हम इनको बिठा सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल ऊपर आ गया। नीचे क्या आ जाएगा, एन डी बैग, ये जो बैग है वो तो एक अकेला टाइप का ही है ना, तो हम क्या करेंगे इसको, ये तो अलग ही है और कहीं तो बैग है नहीं, ये अकेला है। तो एन डी कितना हो गया, ये एन है 3 बार तो 3 फैक्टोरियल, ये डी है 2 बार तो 2 फैक्टोरियल ये आ गया। ये पहला काम हो गया। अब सेकेंड काम क्या है, इन दी बैग, आप बैग के जो अंदर है उसको भी परम्यूट कर दो, क्योंकि जब हम ऐसे वर्ड्स को लिखेंगे, एक एग्जांपल के तौर में मैं आपको बताता हूँ, जैसे समझो कि ये सारे वोवल्स एक साथ आना चाहते हैं ना, तो ये कुछ ऐसा बन सकता है, सारे वोवल्स अगर एक साथ आना चाहेंगे तो समझो कि एन यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पर आई ई और ई यहाँ पर आ गया, फिर डी डी पी सी है,
तो DDPC ऐसे आ गया। तो जैसे ये है ना, फॉर एग्जांपल, ये इसका एक एग्जांपल है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये सब एक साथ आ गए क्योंकि ये एक बैग के अंदर थे, ठीक। इसके अंदर भी तो परम्यूटेशन हो सकता ना। जैसे ये एक स्पेलिंग है NNNIEEEE फिर DDPC, ये एक स्पेलिंग है। अब आप यहाँ पर स्पेलिंग बदल भी सकते हो। आई को ना इस एक ई को आगे रख लो, आई को यहाँ पे छोड़ दो, मतलब ऐसे NNNEIEEE फिर DDPC ऐसे भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि इस बैग के अंदर भी हम परम्यूटेशन कर सकते हैं। अंदर चेंज करने से ऐसा नहीं होगा कि कोई ई या आई बहुत दूर जाके गिर जाएगा, है ना, साथ ही रहेंगे, लेकिन वो भी हमें कंसीडर करने हैं। तो बैग के अंदर कौन है, आई है एक बार, ई है कितनी बार, 4 बार। तो बैग के अंदर परम्यूटेशन कितनी हो जाएगी, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 फैक्टोरियल ऊपर है, नीचे जो सेम है वो आ जाएंगे। एक्चुअली बैग के अंदर 4 लोग सेम है, तो मैं 4 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा, जो अलाइक है ना, अलाइक, उसकी वजह से। तो अब मैं यहाँ पर टोटल तरीके आपको बता देता हूँ। अपना काम एक बार में कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 टुकड़ों में कंप्लीट हुआ है। ये स्टेप लगाना भी ज़रूरी था, IEEE इन सबको एक बैग में रखना भी ज़रूरी था, ताकि अपना ये जो अकर टुगेदर, ये टुगेदर वाला मामला सही हो पाए, मतलब लग पाए। फिर अब कुछ केस बच जाएंगे, क्योंकि अगर हम बैग के अंदर अरेंज नहीं करेंगे तब वो केसेस तो छूट जाएंगे, तो उनको कंसिडर करना भी ज़रूरी था। तो टोटल क्या हो गया, एक तो ये आ गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और एक ये आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब बस आप ये बता दो कि इन तरीकों को मल्टीप्लाई करूँगा या जोड़ूंगा। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अपना पूरा काम 2 स्टेप्स में हो रहा है और दोनों ही स्टेप्स ज़रूरी है, हर स्टेप ज़रूरी है। तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। बाकी आप फिर कैलकुलेशन कर ही सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार आप इसको दोबारा देख लेना, NCERT में भी इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड केस पर। इसमें देखो क्या है, ऑल दी वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। तो ये थर्ड केस है। तो ये तो काफ़ी आसान है। देखो दोस्तों, ये है टोटल केसेस, ये वो केसेस है, ये लास्ट वाले, जिनके अंदर वोवल्स साथ साथ आए, सारे वोवल्स साथ साथ आए। तो अब हम चाहते हैं कि सारे वोवल साथ साथ ना आए, है ना, सारे वोवल साथ साथ ना आए। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से सारे वोवल्स जब साथ साथ आ रहे हैं वो वाले केस माइनस कर देंगे, तो बस वही केस बचेंगे जिसके अंदर सारे वोवल साथ साथ नहीं आ रहे। तो हम क्या करेंगे, टोटल माइनस दोज केसेस इन विच वोवल्स अकर टुगेदर, ठीक है। मतलब जो ये टोटल था, टोटल कौन सा, ये वाला, ये टोटल अपना। तो इसमें से हम जो ये ना, इसमें से हम ये जो सेकंड पार्ट वाला जो आंसर है ये हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये क्या, इसको लिख लेता हूँ मैं पहले टोटल की जगह, 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल माइनस दोज केसेस इन विच वोवल्स अकर टुगेदर, ऑल वोवल्स अकर टुगेदर। तो ऑल वोवल्स अकर टुगेदर, तो ये वाला केस आ जाएगा यहाँ पर 8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई क्या है 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखो कैलकुलेशन है, अब आप कर सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो। बाकी एग्जाम्पल है ये, है ना, एग्जाम्पल है जिसको मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर समझ में फिर भी नहीं आया तो आप इसको दोबारा देख सकते हो। प्लस जो एग्जाम्पल नंबर 16 है ना, उसकी थ्योरी भी आप दे सकते हो ना, यहाँ पर पर्टिकुलरली अच्छे से लिखा हुआ है हर एक पार्ट। तो अगले वीडियो के अंदर हम मिलते हैं, जो एक्सरसाइज 7.3 इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।